सर्द मौसम में ठिठुरते हुए जिस्मों के लिए चादरें क्यों ना मज़ारों से उठा ली जाएं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू रज़िया सुल्ताना यूट्यूब चैनल। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में निम्रा अहमद का लिखा हुआ खूबसूरत नावल माला। होपफुली आपको ये नावल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। आज इस नावल की लास्ट एपिसोड 20 पार्ट 7 पेश किया जा रहा है। जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नावल अच्छा लग रहा हो, तहरीर अच्छी लग रही हो या मज़ीद आप अच्छी तहरीरें सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार कर दिया करें। मेरे चैनल की हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दिया करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। माला एपिसोड 21 पार्ट 7। वो नीली जीप अगले 3 दिन तक माहिर को दिखाई न दी। वो जानता था वो उसका वहम नहीं थी, लेकिन काम ने वापस उसको उसी तरफ उलझा दिया था। उस शाम वो ऑफिस से वापसी पे नशा नताशाई आ गया। बियरबॉल की बेकरी के बाहर अंधेरा उतरा था। स्ट्रीट के सारे रेस्तोरां और शॉप्स की बत्तियां जगमगा रही थी। बारिश के बायस सड़क गीली थी और उस पे उन बत्तियों का जर्द अक्स पड़ता था। ऐसे में बेकरी के अंदर जाओ तो जगह जगह तामीराती मटेरियल रखा था। दीवारों के नीचे फर्श पर प्लास्टिक शीट्स बिछी थी। जीने चढ़ के ऊपर आओ तो एक दीवार के सामने शीट पर बहुत से ब्रश, पेंट और लकड़ी के टुकड़े रखे थे। पहले की निस्बत तामीराती काम की शक्ल काफ़ी हद तक निकल आई थी, अलबत्ता वो दीवार अभी तक नामुकम्मल थी। सामने लंबे काउच पर बदर बैठा था, पैरों पर कंबल और हाथ में मोबाइल था जिस पे कोई वीडियो चली थी। साथ हलाल बैठी थी और वो चेहरा उन दोनों की तरफ मोड़े हुए उनकी गुफ्तगू सुन रही थी। बियरबॉल फरीद पहलुओं पर हाथ रखे खड़ा नाकदाना नज़रों से इस मोरैल को देख रहा था जो कशमाला ने आधा पेंट किया था। इस वक्त वो साथ खड़ी उसे उस पेंटिंग का मतलब समझा रही थी जब बियरबॉल ने बोर सा होकर चेहरा उसकी तरफ मोड़ा। पहले ये डिसाइड कर लो कि ये बेकरी मेरी है या तुम्हारी। माला मुस्कुरा दी। भूरा स्वेटर पहने जिसके आस्तीन ऊंचे चढ़े थे और बाल छोटी पोनी में बंधे थे, उस सवाल पे उसके इत्मीनान में कोई फर्क नहीं आया था। बेकरी तुम्हारी थी और तुम्हारी ही रहेगी बियरबॉल। तो माहिर बे के इस स्टंट का क्या जो उन्होंने तुम्हारे नाम बेकरी का लगा कर किया था। बियरबॉल ने उंगलियों से फिजा में दस्तखत करने का इशारा किया, फिर में सर झटका। माला ने बेइख्तियार मुस्कुराहट रोकी। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि बेकरी किसके नाम है? ये तुम्हारी थी और तुम्हारी ही रहेगी और तुम ही इसको चलाओगे। बियरबॉल ने सीने पर बाजू लपेट लिए। उसने ओवरसाइज सफ़ेद स्वेटर के साथ ट्राउज़र पहन रखे थे। कान में बाली और बाल कस के पोनी में बंधे थे। बोरियत से दाएं बाएं देखा। जहाँ तक मुझे याद है मेरी बेकरी गुलाबी रंग की थी और जहाँ तक मुझे याद है तुम अब गुलाबी रंगों का पीछा करने वाली उम्र से निकल चुके हो। बियरबॉल ने खुफगी से उसे घूरा। बोला, कुछ नहीं, रंग बहुत अहम होते हैं बी। मैंने बेकरी को एक ज़्यादा बावकार लुक देने की कोशिश की है। पर्पल और ब्राउन, इन दोनों रंगों को आपस में मिक्स एंड मैच करने की क्या ज़रूरत थी? वो चिड़चिड़ा सा लग रहा था। गुज़श्ता आधे घंटे में जब से वो लोग यहाँ मौजूद थे, बियरबॉल ने हर चीज़ पे एतराज़ किया था। वो रंग माला के लिए अहम होंगे बियरबॉल भाई, इट्स ओके। हलाल ने पीछे से कहा तो माला ने गर्दन मोड़ के उसे देखा। हलाल के बाल फ्रेंच चुटिया में बंधे थे और वो कोट पहने हुए थी। अंदर आने के बावजूद उसने कोट नहीं उतारा था। भूरी शफाफ आंखें बस सामने किसी नुक्ते को देख रही थी। माला ने एहतियातन एक दूसरी नज़र बदर पे डाली। हर चंद मिनट बाद उसे बदर की तरफ देखने की आदत थी। वो हलाल के साथ काफ़ी अटैच हो चुका था। वो महफूज था। उसने इत्मीनान से चेहरा वापस बियरबॉल की तरफ मोड़ा जो अब उसकी पेंट करदा किसी शय पे तबसरा कर रहा था। बियरबॉल अभी कुछ कह रहा था जब माला किसी ख्याल के तहत रेलिंग पे झुकी। नीचे झांका। नीचे कोई नहीं था, लेकिन उसकी निगाहें दरवाजे पे जमी थी। वो जानती थी वो अब भी खुलेगा। उसे माहिर के आने से पहले हमेशा मालूम होता था। एक लम्हा, दूसरा, वो मुस्कुराहट दबाए देखे गई। तीसरे ही लम्हे दरवाज़ा खुला। दरवाजे का कोना घंटी से टकराया। छन छनाहट गूंजी। चौखट से अंदर दाखिल होते माहिर ने पहले दाएं बाएं देखा, फिर ऊपर। उसे देख के वो मुस्कुरा दिया। माहिर आया। माला ने मुड़ के उन सब को बताया। बियरबॉल ने एक नज़र उसके चेहरे को देखा जिस पे बेइंतहा खुशी थी। फिर क्या हुआ? रोज़ ही देखते हैं हम माहिर बे को।
नाक से मक्खी उड़ा के वो दूसरी दीवार की तरफ बाहर गया। अलबत्ता वो उसी तरह वहीं खड़ी माहिर को देखे गई जब तक कि वो जीने चढ़ता ऊपर ना आ गया। वो दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे थे। माहिर के पीछे शबनम भी आईपैड पकड़े ऊपर आ रही थी, लेकिन माला ने तो उसे देखा ही नहीं था। कहाँ पहुंचा तुम्हारा काम? वो उसके ऐन सामने आ रुका था। उसने भी शायद वहाँ मौजूद किसी दूसरे फर्द को नहीं देखा था, वो भी सिर्फ माला को देख रहा था। कुछ दिन से काम सुस्त हो गया है, लेकिन हम इस महीने के आखिर तक बेकरी को ओपन कर लेंगे, वो मुस्कुरा के बता रही थी। बियर बॉल ने मुड़ के इन दोनों को देखा। निगाहों ने टेनिस बॉल की तरह माहिर से माला और वापस माहिर तक का सफ़र किया। फिर चेहरे पे मज़ीद बेजारियत उतर आई। सर झटक के वापस दीवार की तरफ मुतवज्जा हो गया। यहाँ आने की जहमत क्यों की माहिर बे? घर में आपसे मुलाकात हो ही जानी थी। माहिर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, जो उनकी जानिब पुश्त किए अकड़ा अकड़ा सा कह रहा था। फिर उसने गहरी सांस ली और खनकारा। एक नज़र उन सब को देखा, फिर रेलिंग से नीचे झांका। वहाँ चंद वर्कर्स अभी तक लगे थे। शबनम हलाल के करीब आ खड़ी हुई थी, मुस्कुरा के सबको सलाम किया। फिर इस्तफाहमिया नज़रों से माहिर को देखा, जैसे फैमिली के दरमियान खुद को साथ लाए जाने की वजह जानना चाहती हो। माला भी माहिर को ही देख रही थी। हलाल की तवज्जो भी यही थी। सिर्फ बियर बॉल फरीद था जो उस वक्त इस वाल मोरल पे तनकीद करने में मसरूफ़ था। जब माहिर एक दफ़ा फिर खनकारा, बियर बॉल उसी बेजारी से पलटा। क्या है? सीने पर बाजू लपेट लिए वो दोनों साथ साथ खड़े थे। भूरे स्वेटर वाली लड़की और ग्रे लंबे कोट वाला माहिर। वो खनकार के जैसे उन सब की तवज्जो हासिल करना चाह रहा था। कहिए, बियर बॉल ने बादिल नाख्वास्ता सुनने पे आमादगी जाहिर की। हमें आपको कुछ बताना था। शबनम बैठे बैठे एकदम से उठ खड़ी हुई। हमें? ये पलकें ज़ोर से झपकाई। फ़ौरन से बियर बॉल को देखा। बियर बॉल अलबत्ता हैरान नहीं हुआ था। बताइए। वो सिर्फ बेजार था। एक लम्हे के लिए बेकरी की बलाई मंजिल पे प्लास्टिक शीट्स और पेंट के डब्बों की महक के दरमियान खामोशी छा गई। फिर माहिर खनकारा। उठी गर्दन और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ उसने बारी बारी सबके चेहरे देखे। मैं और माला शादी कर रहे हैं। व्हाट? शबनम का मुंह एक लम्हे के लिए खुल गया, फिर जल्दी से उस पर हाथ रखा। अगले ही लम्हे सबसे पहले उसकी चहक गूंजी। बहुत मुबारक हो सर। वो एक कान से दूसरे कान तक मुस्कुरा रही थी और बदवक्त अपनी खुशी छुपाने की कोशिश कर रही थी। क्या वाकई? हलाल खुशगवारियत हैरत से उठी और जाके माहिर के गले लग गई। फिर उससे अलग हो के उसने टटोल के माला के बाजू को थामा। वो भी इसी तरह मुस्कुरा रही थी। मुझे मालूम था बदर और मैं एक साथ बड़े होंगे, वो माला के हाथ पकड़ के जोश से कह रही थी। और सामने खड़ा बियर बॉल फरीद बाजू सीने पे लपेटे उकताहट से बारी बारी सबको देख रहा था। हलाल माला की तरफ गई तो माहिर ने बियर बॉल को देखा, एक आबरू उठाया। असूलन तो मुझे भी कहना चाहिए कि मुझसे मशवरा क्यों नहीं किया गया, वो उसी अंदाज में बोला। लेकिन वहाँ मौजूद किसी पे उसकी उस खुफगी का असर नहीं हुआ था। शबनम ने बस उसे घूरा। माला हंस दी और माहिर इसी तरह उसे देखे गया। बियर बॉल ने खुद ही कंधे उचका दिए। लेकिन चूंकि मैं एक मशीनी दिल का कंट्रोल फ्रीक नहीं हूँ, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लोगों ने शादी का फ़ैसला मुझे बताए बगैर किया है। जो चाहो करो। फिर आंखें घुमा के बुरबुराया, जैसे हमें तो पता ही नहीं था कि ये शादी होने वाली है। शबनम ने उसे बुरी तरह घूरा, लेकिन वो इसी ढटाई और बेरुखी से कहता जा रहा था। वैसे भी तुम लोगों की खुशी 4 दिन की होगी, उसके बाद एक दूसरे से बेजार हो जाओगे और लड़ाइयाँ करोगे। ये टूथब्रश किसने रखा है और ये तौलिया किसका है, यही बन जाएगी ज़िंदगी। क्या आप थोड़ी देर के लिए किसी की खुशी में खुश हो सकते हैं बियर बॉल भाई? आपकी हलाल भी खफा हुई थी। माला ने मुस्कुराहट बद वक्त रोकी। तुम्हें इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है बियर बॉल, क्योंकि हम हमेशा से लड़ाई करते आए हैं। ओके ओके, मुबारक हो। वट एवर। कब होनी है फेरी टेल वेडिंग? वो बादिल नाख्वास्ता आगे बढ़ा, माहिर के कंधे से अपना कंधा और बाजू मिला के जैसे उसे मुबारकबाद दी और फ़ौरन अलग होके उस बाल मोरल की तरफ चला गया। माहिर ने बस मुस्कुरा के जैसे अफसोस से सर दाएं बाएं हिलाया। पर्पल और ब्राउन भी कोई कलर्स हैं? साथ ही साथ वो बुरबुरा रहा था।
हम एक छोटा सा इवेंट करेंगे सिर्फ फैमिली के लिए, और शबनम तुम सारे इंतज़ामात देखोगी, क्योंकि मुझे कुरमजी अमारत के इफ्तिताह तक किसी शय का वक्त नहीं मिलेगा। वो शबनम को हदायत देते हुए कह रहा था। हलाल अब वापस माहिर के कंधे से जा लगी थी और उसका दूसरा हाथ थामा हुआ था। उसकी बेनूर आंखें खुशी से चमक रही थी। हलाल के गिर्द बाजू फैलाए खड़े और शबनम को हदायत देते माहिर ने कुन आंखियों से देखा कि माला का काउच तक गई है, पंजों के बल अपने बेटे के सामने बैठी है और नरमी से उसके दोनों हाथ पकड़े हैं। बदर ने चेहरा उठा के माला को देखा, क्योंकि वो उसकी वीडियो रोक चुकी थी। मम्मा इज़ मैरिंग दिस मैन, वो नरमी से उसे बता रही थी। माहिर रुक के बेख्तियार उस तरफ देखने लगा। एकदम से उसका दिल ज़ोर से धड़का, जैसे इस छोटे से बच्चे ने अपनी माँ की इस चॉइस को अप्रूव करना हो, जैसे अगर वो इनकार करेगा तो ये सब नहीं हो सकेगा। बदर ने एकदम चौंक के चेहरा उठाया। पहले उसने माहिर को देखा और फिर सीढ़ियों को, फिर वापस माहिर को और फिर अपनी माँ को देखने लगा। वो बार बार शायद वही बात दोहरा रही थी, इस उम्मीद पे कि उसे समझ में आ जाएगी। माहिर फरीद बिल्कुल ठहरा के उसे देखे गया। बदर ने 2 दफ़ा दोबारा सीढ़ियों को देखा। माहिर ने उसकी निगाहों के ताकुब में देखा, वहाँ कोई नहीं था। नीचे वर्कर्स के काम समेटने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन जीनों पे उस वक्त कोई नहीं था। क्या वो बच्चा कुछ ऐसा देख रहा था जो माहिर नहीं देख सकता था? उस सुबह अगवा जाने से पहले भी उसने यही मंजर देखा था। बदर चौंका था। वो क्यों चौंका था? उसकी कमर पर जैसे चींटियां सी रेंगने लगी। बहुत सी पहेलियां वापस ज़हन में सर उठाने लगी, जिन्हें वो हल नहीं कर सका था। पिस्ता और फिरोजी, पुलिस स्टेशन में बैठी वो औरत जो अपने एडॉप्टेड बच्चे के बारे में बता रही थी, कॉटन कैंडी मैन और उसकी शदीद अनोइंग बेटी, बहुत से मनाजर उसके सामने लहराए। उन सब में सबसे वाज़िया आवाज़ आलियान सादान की थी। नगीना बेगम बच्चे क्यों अगवा करती थी? वो दोनों समंदर किनारे बेंच पर बैठे थे, आमने सामने। फिजा में नमकीन पानी की महक थी और पूरा चांद जो इस गुफ्तगू का गवाह था। नगीना बेगम उस कदीम दास्तान की मानने वाली थी जो सहरे इश्क से पैदा हुए बच्चों से जुड़ी हैं। कैसी दास्तान? वो दम साधे सुन रहा था। बरसों से जिस सवाल ने उसे उलझा रखा था, आलियान सादान के पास उसका जवाब मौजूद था। सहरे इश्क की इब्तिदा कब हुई हम नहीं जानते, लेकिन ये बादशाह सुलेमान के ज़माने में बहुत अरूज पे था। तब से अब तक उसकी कई शक्लें बदल चुकी हैं और बरसगीर के हिंदू जादूगरों ने इससे मुतालिक एक लोक दास्तान बना रखी है, जिसके मुताबिक आलियान ठहरा, चमकती आंखों से सांस रोके बैठे माहिर को देखा, जिसके मुताबिक सहरे इश्क से पैदा होने वाले बच्चे जिन्नात के बच्चे होते हैं, यानी वो जिन जिसने ये जादू करने में मदद दी होती है उसका इस औलाद में हिस्सा होता है, और वो बच्चे खसूसी हिस्सियात के मालिक होते हैं। उनकी छठी हिस्स बहुत तेज़ होती है, वो मुस्तकबिल देख सकते हैं और शायद माजी भी। ऐसे बच्चे बड़े होकर बेहतरीन जादूगर बनते हैं। ज़रा सा जादू सिखाने पे उनकी स्किल्स बहुत हद तक पॉलिश हो जाती हैं और अपनी ताकत के ज़रिए वो इस जादूगर को हमेशा की ज़िंदगी फराहम कर सकते हैं। हमेशा की ज़िंदगी यानी इमोर्टलिटी? आलियान ने इस बात में सर हिला दिया। नगीना बेगम को यही चाहिए था ना, बच्चों से इमोर्टलिटी। उन्हें यकीन था कि सहरे इश्क से पैदा हुए बच्चे अगर उनकी ताकत बन जाएं तो वो हमेशा ज़िंदा रहेंगी, लेकिन उनको कैंसर था। ज़िंदा रहने के बहुत से तरीके हैं माहिर बे। हिंदू जादूगरों के मुताबिक हमेशा की ज़िंदगी किसी जिस्म के अंदर नहीं मिलती, बल्कि रूह को मिल जाती है। इसलिए नगीना सुल्तान को अपनी मौत का खौफ नहीं था, क्योंकि उन्होंने जितना जादू प्रैक्टिस किया था उसके मुताबिक उनकी रूह को जिस्म से निकलते ही हमेशा की आज़ादी मिल जाएगी और यूं वो इस दुनिया में जब तक चाहें रह सकेंगी, जो चाहे कर सकेंगी। कोई उन्हें देख नहीं सकेगा और वो जिस्म की कमज़ोरी और कैद से आज़ाद होंगी और इस हमेशा की ज़िंदगी के साथ, यानी अपनी रूह के साथ, वो अनगिनत जिन्नात पे हुकूमत कर सकती हैं। लेकिन उसके लिए उन्हें इन बच्चों की रूहें चाहिए थी। क्या ये सच है? आलियान धीरे से हंस दिया। अगर ये सच होता तो आज हमारे गिर्द बहुत सी रूहें मंडला रही होती जो हमारी ज़िंदगियां ख़राब कर रही होती। सॉरी माहिर बे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक अलविजन था जिसके पीछे बहुत से जादूगर भागे हैं और अब तक भाग रहे हैं,
اور یہ اس لیے سچ نہیں ہے کیونکہ سحر عشق سے پیدا ہوئے بچے غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک نہیں ہوتے۔ نہ ضیاء سلطان ایسا تھا، نہ آلیان سعدان ایسا ہے۔ ہم سب نارمل بچے تھے۔ نگینہ سلطان نے اپنے پاس جتنے بچے قید کیے تھے وہ سب نارمل تھے۔ ان میں سے کچھ نے جادو سیکھا اور کچھ کند ذہن ہی رہے۔ صرف حلال تھی جو ان خصوصیات کی مالک تھی، لیکن یہ خصوصیات اس کو پیدائشی ملی تھی، خدا کا تحفہ جو کسی کو بھی مل سکتا ہے۔ کچھ لوگ اس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو یہ تب ملتی ہیں جب وہ شدید دکھ سے گزرتے ہیں۔ نگینہ سلطان نے سمجھا کہ وہ ان کے جادو کا نتیجہ ہے، اور اسی الویژن کے پیچھے بھاگتے ہوئے انہوں نے ہم سب کو جادو سکھایا۔ اسی لیے تم حلال کے پیچھے جاتے ہو، تم اسے استعمال کرنا چاہتے ہو۔ کہا نا، میں اب اس کے پیچھے کبھی نہیں جاؤں گا۔ ماضی میں جو ہوا اس کو میں بدل نہیں سکتا، لیکن میں کسی بھی امورٹل زندگی کے الویژن کے پیچھے نہیں بھاگ رہا۔ میں اس دنیا میں صرف ایک کام کرنے آیا ہوں، اور وہ ہے پیسہ بنانا۔ جادوگری نے اس کام میں میری مدد کی ہے، اور اگر حلال میرے ساتھ مل جاتی تو ہم مل کے اپنی اس امپائر کو بڑھا سکتے تھے، لیکن وہ آپ کی ہی بہن ہے، وہ ایسے کسی کام پہ راضی نہیں ہوگی، اس لیے میں اس کا پیچھا نہیں کر رہا۔ اور مالا کا بیٹا بدر، کیا تم نے اسے اس لیے اغوا کیا کیونکہ تم اس کی غیر معمولی صلاحیتیں چیک کرنا چاہتے تھے؟ آلیان دھیرے سے ہنس دیا۔ بدر میں کوئی غیر معمولی صلاحیت نہیں ہے، وہ ایک آٹسٹک بچہ ہے جس کی ماں یہ ماننے پہ تیار نہیں ہے کہ وہ آٹسٹک ہے۔ وہ بول نہیں سکتا، اور وہ ایک عام ذہن کا عام بچہ ہے۔ مجھے بدر سے کچھ نہیں چاہیے تھا سوائے تھوڑے سے چوز کے، تھوڑی سی شرارت کے، اسی لیے میں نے آپ کو کہا نا، میں دوبارہ اس بچے کے قریب نہیں جاؤں گا۔ ریلیکس ماہر بے، ریلیکس۔ حلال اس کے کندھے لگی کچھ کہہ رہی تھی۔ شبنم بھی ان کے ساتھ کھڑی تیز تیز بول رہی تھی، اور بیئر بول جواب میں بیزاری سے چند لقموں کا اضافہ کرتا تھا۔ البتہ ماہر فرید صرف اور صرف کاؤچ پر بیٹھے بچے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اب اکیلا بیٹھا تھا، وہ ویڈیو نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ گاہے بگاہے گردن موڑ کے خالی زینوں کو دیکھتا، پھر واپس ماہر کو۔ ماہر نے ایک دفعہ پھر ان زینوں کی طرف دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ کیا واقعی آلیان ٹھیک کہہ رہا تھا؟ کیا وہ ایک عام ذہن کا عام بچہ تھا، یا وہ کچھ ایسا دیکھ رہا تھا جسے وہاں موجود کوئی شخص نہیں دیکھ سکتا تھا، خود حلال بھی نہیں؟ ہسپتال کے سان روم میں اس وقت مریضوں کے ملاقاتیوں کا رش نہیں تھا۔ اندر ہال میں اپنے بیڈ پہ مالک فرید ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ بازو سے لگی نالیوں میں بے رنگ دوا قطرہ قطرہ اتر رہی تھی۔ وہ اینک لگائے آئی پیڈ پہ کچھ دیکھ رہے تھے جب آہٹ پہ سر اٹھایا۔ بیڈ کی پائنتی کے ساتھ کوئی آ کے کھڑا ہوا تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ کشمالہ مبین کو دیکھ کے ان کے ہونٹوں پر ایک موہوم سی مسکراہٹ ابھری، پھر ماند ہو گئی۔ آئی پیڈ کی سکرین بجھا دی، اسی مشینی چہرے کے ساتھ اسے ساتھ رکھے سٹول پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اپنا کیمل کوٹ پہنے ہوئے تھی، البتہ ٹوپی سر پہ موجود نہیں تھی۔ سارا دن ٹوپی میں بال باندھے رہنے کے باعث قدرے فلیٹ ہو گئے تھے، اور اس نے انہیں کیچر میں باندھ لیا تھا۔ وہ سٹول پر بیٹھی جو ملک فرید کے گھٹنوں کے قریب رکھا تھا، چند لمحے وہ اسے خاموشی سے دیکھے گئے، غور سے۔ ماہر اور میں شادی کر رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے مالا کو اپنا لہجہ اجنبی سا لگا۔ ماہر اور شادی کا لفظ ایک ہی فکرے میں بہت عجیب اور مختلف سا تھا، لیکن برا نہیں تھا۔ جانتا ہوں، اس نے مجھے اسی دن بتا دیا تھا جب تم دونوں اغوا گئے تھے۔ انہوں نے سر اس بات میں ہلایا۔ چہرہ بے تاثر تھا اور آنکھیں کشمالہ کو پڑھ رہی تھی۔ مالا نے تھوڑی جھکا دی، اپنے گھٹنے سے ناخن رگڑتی رہی، پھر چہرہ اٹھایا تو وہ اسی طرح اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا آپ اس کے فیصلے سے خوش ہیں؟ وہ ان کی آنکھوں میں کچھ تلاش کرنا چاہ رہی تھی۔ یہ اس کی زندگی ہے، اس کا فیصلہ ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اگر تمہیں میری بلیسنگ چاہیے تو وہ تمہارے ساتھ ہیں، لیکن اس نے زارا کو چھوڑا ہے، اور زارا آپ کی بیٹی ہے۔ اگر میں آپ کو وہ سب نہ بتاتی تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ وہ رک رک کے بول رہی تھی۔ مالک فرید اس کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے جس میں نمی آ گئی تھی۔ تم جو کہنا چاہتی ہو وہ کھل کے کہو، مجھے باتیں صاف اور ڈائریکٹ پسند ہیں۔ میں 2 باتیں کہنے آئی ہوں۔ اس نے گہری سانس لی، جیسے بہت سے آنسو نیچے دھکیلے۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں نے زارا کے بارے میں وہ سب آپ کو اس لیے بتایا تھا کیونکہ میں خود ماہر کو حاصل کرنا چاہتی تھی۔ کیا تم نے زارا کے بارے میں مجھے وہ سب اس لیے بتایا تھا کیونکہ تم ماہر کو حاصل کرنا چاہتی تھی؟ بالکل بھی نہیں۔ اس نے سر دائیں بائیں ہلایا۔
निगाहें उनकी आंखों पे जमी थी, उम्मीद और खौफ के दरमियान। उस एक शख्स को वो नाराज़ करके नई ज़िंदगी नहीं शुरू करना चाहती थी। जब तुमने ऐसा कुछ किया नहीं तो परेशान क्यों हो? उनका चेहरा आज भी किसी भी किस्म के जज्बात से आरी था। बुरा नहीफ चेहरा जिस पे बीमारी का चिड़चिड़ापन और आदतन नागवार तासुरात मौजूद थे। शायद ये भी कशमाला का वहम था, लेकिन उसे लगता था कि जब वो उनके सामने होती थी तो उस झुर्रियों ज़दा चेहरे में एक नरमी आ जाती थी। वो रिपोर्ट जैसा नहीं लगता था। मैं बस ये नहीं चाहती कि आप मुझे गलत समझें। मैं तुम्हें गलत नहीं समझता माला, वो संजीदगी से कह रहे थे, लेकिन मैं सच बोलता हूँ और सच ये है कि मैं माहिर के लिए परेशान हूँ। माला ने इस बात में सर हिलाया। आप समझते हैं कि मुझसे शादी करके उसकी ज़िंदगी मुश्किल पड़ जाएगी? उसकी ज़िंदगी पहले ही मुश्किल में पड़ चुकी है। ज़ियाद सुल्तान, उसका कुछ करना होगा। उन्होंने नहीफ मुट्ठी भींच ली। कशमाला ने बेबसी से कंधे उचकाए। ज़ियाद सुल्तान मेरी ज़िंदगी का ऐसा बाब है जिसका मैं कुछ नहीं कर सकती। मालिक साहिब, मैं उस असेब से शायद कभी पीछा नहीं छुड़ा सकती। वो मेरे बच्चे का बाप है। फिर वो हल्का सा खनकारी, उंगली पे फाख्ता वाले नेकलेस को लपेटते हुए बहुत सी हिम्मत मुजतिमा की। और जहाँ तक बात है ज़ियाद सुल्तान की, तो अब मैं इस दूसरी बात की तरफ आती हूँ जिसके लिए मैं आपके पास आई हूँ। उसने ठहर ठहर के कहना शुरू किया। अब्दुल मालिक फरीद कदरे चौंके, फिर गौर से उसे सुनने लगे। वो जो कहने जा रही थी वो उनके लिए गैर मुतवक्का था। सुल्तान अहमद की मस्जिद से चंद बगले उड़ते हुए हवा में अपने पर फिरफराते करीबी इमारतों की खिड़कियों में जा जा के बैठ रहे थे। ऐसा ही एक बगला उस होटल की बलाई तरीन मंजिल की खिड़की में आके बैठा और लोहे की सीलों के दरमियान से चूंच गुजार के शीशे पर दस्तक दी। अलबत्ता अंदर मौजूद मंजरनामे पे उसकी दस्तक ने कोई असर ना डाला। अंदर होटल स्वीट साफ सुथरा और रोशनी से भरा था। बिस्तर बना दिया गया था और कमरे में ताज़ा फूलों की महक थी। कबीरा सादान कुर्सी पे बैठी थी। ऐसे के लंबे काउच के साथ खड़ा नौजवान उनके ऐन सामने था। वो पी कैप पहने हुए था, हुड्डी और ट्राउज़र के नीचे सफ़ेद जॉगर्स पहने एहतियातन दाएं बाएं देख रहा था। उसके चौंकने अंदाज को देख के वो मुस्कुराई। तुम मुझ पे भरोसा करके रिलैक्स होके बैठ सकते हो आलियान। कम अज़ कम मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूँगी। आलिया ने हल्के से कंधे उचकाए जैसे बेपरवाही साबित की और फिर सोफे के किनारे बैठा। संजीदगी से उनको देखते हुए पी कैप का रुख मोड़ दिया। अब पिछला हिस्सा माथे पे था और वो उसका चेहरा बिना किसी साए के देख सकती थी। बताइए, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? कबीरा सादान ने अंगूठियों वाली उंगलियों से मेज़ पे रखे लैपटॉप की तरफ इशारा किया, जिसके साथ एक खुला हुआ बैग और बहुत से कागज़ रखे थे। क्योंकि तुम फाइनेंसिस में अच्छे हो और यही पढ़ रहे हो, तो मैंने सोचा कि अगर तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। आपने फ़ोन पे कहा था कि आपको माली नुकसानात पेश आ रहे हैं, बहुत से लीकेजेस हैं जिनको आप रोकना चाहती हैं, वो संजीदगी से पूछ रहा था। कबीरा बेगम ने इस बात में सर हिलाया। खिड़की के शीशे पे बगला चूंच से ठक ठक कर रहा था, लेकिन अंदर आवाज़ इतनी मध्यम हो के सुनाई देती थी कि इन दोनों को महसूस तक ना हुई। अगर तुम एक नज़र देख लो तो शायद तुम इस लीकेज की निशानदही ही कर सको। आलिया ने इस बात में सर हिलाया। कदरे झिझकते हुए लैपटॉप सामने किया, फिर कागजात उठाए। बगला कुछ देर कोशिश करता रहा, फिर मायूस होकर चोंच से अपने जिस्म को रगड़ने लगा। इस दौरान कमरे में कॉफ़ी का दौर चल चुका था और आलियान अपनी प्याली खाली करके एक तरफ रख रहा था। आपके सारे मसले आपकी इन वॉइसिंग में हैं, इसके बावजूद मुझे बहुत से लीकेजेस नज़र नहीं आ रहे। कबीरा बेगम गौर से उसे देख रही थी, जिस बात पे मुस्कुराई। मुझे पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है मेरे पास, बस ये नहीं चाहती कि वो ख्वामखा में ज़ाया हो। आलिया ने आंखें उठा के उन्हें देखा, फिर कदरे बेदिली से लैपटॉप पड़े धकेला। आप इस पैसे से एक मुलाजिम भी हायर कर सकती हैं जो आपके घर खाना बनाए। आपको अनाया की शादी कर देनी चाहिए। उनकी मुस्कुराहट में मज़ीद नरमी आ गई। तुम्हें उसकी फ़िक्र है आलियान? मुझे नहीं पता, उसने सर झटका। लेकिन अगर आप चाहती हैं तो मैं अपने किसी क्लाइंट को उसके साथ सेटअप कर सकता हूँ। थोड़ा लव मैजिक और उसकी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। ठीक है, इस बारे में देखेंगे। वो दिलचस्पी से उसे देखते हुए गर्दन पर पड़ा नेकलेस उंगलियों में घुमा रही थी। ये सब कैसे आता है तुम्हें? जादू, जिन्नात? आलिया ने कंधे उचकाए और वापस लैपटॉप की तरफ मुतवज्जा हुआ। बेजारी के चंद कीज़ दबाई। आर्ट है ये, सीखना पड़ता है। नगीना बेगम ने मुझे बचपन से सिखाया था।
मैं गिफ्टेड नहीं हूँ हलाल की तरह, लेकिन बहुत कुछ कर सकता हूँ। फिर उसका स्कोप बहुत है। हर शख्स को किसी ना किसी से बदला लेना है, हर किसी ने किसी का दिल दुखाया है। मैं इस दुनिया का तवाज़न वापस कायम कर रहा हूँ। फिर एकदम उसने चौंक के चेहरा उठाया। चंद लम्हे सोचती नज़रों से उन्हें देखे गया। वो कहाँ होता है? कबीरा बेगम के आबरू ताज्जुब से इकट्ठे हुए। कौन? मेरा बाप सादान। नौजवान जादूगर के चेहरे पे अजीब तलखी सी फैल गई थी। कबीरा बेगम की मुस्कुराहट में जख्मीपन उभर आया। वो खिड़की को देखने लगी, जहाँ बैठा बगला उनसे मायूस होके अब दूर तक फैले पानी और मस्जिदों के ऊंचे गुंबदों को देख रहा था। वो इंग्लैंड में होता है अपनी दूसरी बीवी और उसके बच्चों के साथ। वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। और आप क्या चाहती हैं? कबीरा बेगम ने चौंक के उसे देखा, आंखें सोचने वाले अंदाज में छोटी की। तुम क्या कर सकते हो? उनकी आवाज़ धीमी हुई। मैं तकलीफ़ दे सकता हूँ, ऐसी तकलीफ़ जो इंसान को जानवर बनने पे मजबूर कर दे। इतनी तकलीफ़ कि वो तड़पता रहेगा और उसको पनाह नहीं मिलेगी। उसकी आवाज़ में सर्द मोहरी थी, संग दिली। एक सनसनीखेज लहर कबीरा सादान की रीढ़ की हड्डी से दौड़ गई। फिर वो जैसे खुल के मुस्कुराई। उसको तकलीफ़ नहीं देनी। उसके लिए आज भी मेरे दिल में एक नरम गोशा है। मैं उसकी बीवी को तकलीफ़ देनी है और उसके बच्चों को। मैं नहीं चाहती कि वो खुश रहें। फिर तलख मुस्कुराहट के साथ अपने मोबाइल फ़ोन को देखा। मुझे उन्होंने इंस्टाग्राम, फेसबुक और हर जगह से ब्लॉक कर रखा है। अपनी तस्वीरें तक बाहर नहीं जाने देते। उन्हें लगता है मैं उन्हें नज़र लगा दूंगी, लेकिन मुझे उनकी खबरें मिल जाती हैं। वो आजकल वेकेशन पे गए हुए हैं मोरक्को। वो अल मगरिब में चले जाएं या अल मशरिक में, मैं उन तक अपनी एनर्जी पहुंचा दूंगा। आप जो चाहती हैं मुझे बता दीजिएगा, मैं तुम्हें उसके लिए पे करूंगी। उनका लहजा हतमी था। आलियान पहली दफ़ा मुस्कुराया। उसकी फ़िक्र मत करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली डिस्काउंट। मुस्कुरा के उसने आंख दबाई तो वो खुल के मुस्कुरा दी। अच्छा कमा लेते हो इसी काम से? आलियान के तासुरात बदले, हल्के से शाने उचकाए। कमा लेता था, लेकिन जब से माहिर फरीद और माला के बच्चे वाला मसला शुरू हुआ है, पुलिस ने मेरी डार्क वेब की वेबसाइट पे नज़र रखना शुरू कर दी है। मुझे कुछ अरसे के लिए अपनी सरगर्मियां रोकनी पड़ गई हैं। बस इसी वजह से। वो एकदम कहते कहते रुका। कबीरा ने गौर से उसका चेहरा देखा। दिल बेकरारी से धड़का। इसीलिए तुम आजकल माली मुश्किलात का शिकार हो? आलियान के चेहरे पे एक पथरीला सा तासुर दार आया। चंद लम्हे पहले वाली बेतकल्लुफ़ी और मुस्कुराहट गायब हो गई। थप से लैपटॉप स्क्रीन बंद की। मेरे मामलात मेरे हैं। सारी ज़िंदगी मैंने इन्हें खुद ही डील किया है। अपने पैसे खुद कमाए, खुद खर्च किए। आपको मेरे माली मामलात में दखल देने का कोई हक नहीं है। फिर उसने एक नज़र बंद लैपटॉप को देखा, साथ रखे कागज़ों को, और दोबारा से कबीरा सादान को। उसकी आंखों में कुछ तब्दील हुआ था। क्या आपने मुझे अपने फाइनेंसेस ये बताने के लिए दिखाए हैं कि आपके पास बहुत पैसा है और आप मेरी मदद कर सकती हैं? नहीं आलियान, तुम गलत। उसने हाथ उठा के रोक दिया। इट्स ओके, लेकिन मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। आपके मसलों की निशानदही करके मैंने लिख दी है, देख लीजिएगा। उसके चेहरे पे कुछ था, हर्ट होने का तासुर। वो घबरा के उठी, लेकिन वो मोबाइल जेब में डालता तेज़ी से बाहर निकल गया था। दरवाज़ा बंद हुआ तो वो तनहा रह गई, खाली हाथ, एकदम बेजान सी। उन्होंने उसे नाराज़ कर दिया था। क्या अब वो उन्हें कॉल करेगा? क्या अब वो उनसे मिलने आएगा? वो तो सिर्फ उसकी मदद करना चाह रही थी, लेकिन कहाँ से सीखी थी उसने ये हट धर्मी? शायद अपने बाप से। वो भी ऐसा ही था। वो बेजान सी कुर्सी पर वापस गिर सी गई। वो कैसे उसे यकीन दिलाए कि वो उनकी फैमिली था? वो कैसे उसकी मदद करे और उसे उस मुश्किल से निकाले जिसमें उस नौजवान जादूगर ने ओवर स्मार्ट बनते हुए खुद को फंसा लिया था? ज़िया सुल्तान हस्पताल की इमारत के बाहर खड़ा था। स्याह पैंट पे हम रंग जैकेट पहने, मफलर गर्दन के गिर्द बांधे, सन ग्लासेस लगाए। वो घड़ी को देखते हुए चौकन्ने अंदाज में दाएं बाएं देख रहा था। हर सांस के साथ होंठों से धुआं निकल के फिजा में गायब होता। अस्पताल के अकबी तरफ एक बागीचा बना था। धूप निकली हुई थी, इसलिए कुछ मरीज वहां बैठे थे। वहां एक फव्वारा भी था, जिसका पानी मौसम के बायस या किसी टेक्निकी मसले की वजह से सूखा हुआ था। उस फव्वारे की मंडेर पर कशमाला बैठी थी। वो उससे चंद कदम के फासले पर रुक गया। दाएं बाएं उगे सरसब्ज पौधे और ऊंचे दरख्त जिनके पत्ते भूरे हो चुके थे, आसमान पर उड़ते परिंदे और सूखा हुआ फव्वारा, हर शय एक लम्हे के लिए पस मंजर में चली गई थी। सिर्फ कशमाला मुबीन थी जो वहां बैठी थी। कैमल कोट,
सर पे टोपी लिए, दोनों हाथ आपस में रगड़ दी। वो उसके साथ वो बैठा था, सर झुकाए, एक बच्चा, भारी सी जैकेट और ट्राउजर्स में, टोपी और मफलर से गर्दन और सर को ढके। वो दोनों हाथों में मोबाइल पकड़े कोई वीडियो देख रहा था। हर सांस के साथ धुआं उसके मुंह से निकलता और फिजा में गुम हो जाता। ज़ियाद सुल्तान के हलक में गिल्टी सी उभरी, जिसे उसने बहुत कुछ निगलते हुए नीचे धकेल दिया। फिर कदम कदम उनकी तरफ बढ़ता आया। कशमाला ने उसे देख लिया था, उसका चेहरा स्पॉट था। वो सीधी उठ खड़ी हुई, वो उसके करीब आया, चंद कदम के फासले पर रुक गया। वो बच्चे को नहीं देख रहा था, सिर्फ उसे देख रहा था। हम यहाँ क्यों मिल रहे हैं? ये उसका पहला सवाल था, जिसका जवाब फ़ोन पे कशमाला ने नहीं दिया था। क्योंकि यहाँ मैं हूँ। आवाज़ पे ज़ियाद ने चौंक के दाएं जानिब देखा। फुवारे के अकब से एक नौजवान व्हील चेयर धकेलता उस तरफ आ रहा था। व्हील चेयर पर सफ़ेद बालों वाले नहीफ और लागर से मालिक फरीद बैठे थे। उन्होंने स्वेटर, कोट, मफलर, दस्ताने, हर शै पहन रखी थी। इसके बावजूद सर्दी से उनकी नाक सुर्ख हो रही थी। IV लाइन लगी हुई थी और बोतल व्हील चेयर के डंडे के साथ खड़ी थी। ज़ियाद ने चौंक के वापस कशमाला को देखा और फिर उन्हें। आप? नौजवान ने व्हील चेयर कशमाला के ऐन साथ रोक दी थी। अब वो तीनों एक लाइन में थे। व्हील चेयर खड़ी हुई, कशमाला, बैठा हुआ वीडियो देखता बच्चा और उनके पीछे सूखा हुआ फव्वारा। वो अकेला उनके सामने खड़ा था। हम दोनों का आपस का मामला है। ज़ियाद की आवाज़ में सांप की सी फनकार थी। ये तुम दोनों का मामला नहीं है, ये हमारी फैमिली का मामला है। अब्दुल मालिक फरीद ऐन उसकी आंखों में देख रहे थे। बीमारी और कमज़ोरी के बावजूद उनके चेहरे का रोब और आवाज़ दबदबा वैसा ही था। फैमिली? ज़ियाद ने चौंक के कशमाला को देखा। एक लम्हे के लिए जैसे वो सांस नहीं ले सका। माला हमारी फैमिली है और हम इसकी। तुम इस फैमिली का हिस्सा नहीं हो ज़ियाद सुल्तान। तुम अपने बेटे से मिलने आए हो, मिल सकते हो, लेकिन तुम उसकी ज़िंदगी में नहीं रहोगे, और ये आज हम यहीं पे तय करेंगे। जेबों में हाथ डाले खड़े ज़ियाद ने जवाब नहीं दिया। लब बिंचे खामोशी से अब्दुल मालिक फरीद को देखे गया। मैं तुमसे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाऊंगा, क्योंकि तुम किसी मुआहदे की पासदारी नहीं कर सकते। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि माला अकेली नहीं है, हम सब उसके साथ हैं, और तुम यूं बिना इजाज़त उसकी ज़िंदगी में दोबारा दाखिल नहीं हो सकते। ज़ियाद ने माला को देखा। वो सीने पर बाजू लपेटे उसी स्पॉट चेहरे के साथ उसे देख रही थी। ये वो लड़की नहीं थी जिसको वो अरसे से जानता था। कुछ था जो उसमें बदल गया था, एक बेनियाज सा नडरपन। तुम अपने बेटे से मिलो, उसके साथ वक्त गुजारो, और जब मेरी घड़ी की सुइयां 12 पे पहुंच जाएं तो तुम यहाँ से चले जाओगे। तुम 3 महीने के बाद अपने बेटे से मिलने आ सकते हो, इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। ज़ियाद कदम कदम उस बच्चे की तरफ बढ़ा। सीने पर बाजू लपेटे कशमाला ने ज़ोर से मुट्ठी से कोहनी भींच ली, अलबत्ता चेहरा स्पॉट ही रखा। उसको तुम एक ज़ुबानी मुआहदा समझो या मेरी वार्निंग, लेकिन तुम अब माला की ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं करोगे, क्योंकि वो अकेली नहीं है। ज़ियाद घुटनों के बल उस बच्चे के करीब बैठा, धीरे से उसके घुटने पर हाथ रखा। माला के नाखून कोहनी में पेवस्त हो गए, अलबत्ता दांत पे दांत जमाए वो खुद को ज़ब्त से खड़े किए रखी। वो पहली बार अपने बेटे से मिल रहा था, वो बेटा जो उसको नहीं चाहिए था, वो बेटा जिसको ढूंढने में उसने माला की कोई मदद नहीं की थी, वो बेटा जिसको वो मार देना चाहता था। आंसू उसके हलक में फंसने लगे थे, लेकिन चेहरा उसे पत्थर जैसा ही रखना था, क्योंकि वो अकेली नहीं थी। ज़ियाद ने बच्चे के घुटने पर हाथ रखा तो उसने चेहरा उठाकर उसे देखा। चंद लम्हे खामोश नज़रों से उसे देखे गया, फिर फ़ौरन से माँ की तरफ चेहरा उठाया। दिस मैन इज़ योर फादर, वो धीमी आवाज़ में बोली थी, बहुत से आंसू अंदर उतार के। ये एक ऐसी हकीकत थी जिसे कोई नहीं बदल सकता था। माहिर का साइन क्या, कागज़ भी नहीं। बदर ने वापस उस आदमी को देखा, उसके सन ग्लासेस में अपना अक्स दिखाई दिया। दिस मैन इज़ योर फादर, वो धीमी आवाज़ में बोली थी, बहुत से आंसू अंदर उतार के। ये एक ऐसी हकीकत थी जिसे कोई नहीं बदल सकता था। माहिर का साइन किया कागज़ भी नहीं। बदर ने वापस उस आदमी को देखा, उसके सन ग्लासेस में अपने अक्स दिखाई दिया था शायद, और फिर उसने चेहरा फ़ोन पे झुका दिया। क्या तुम उसे कह सकती हो कि ये मुझे एक दफ़ा बाबा कह दे? ज़ियाद ने गर्दन उठा के उसे देखा तो माला को वहम सा हुआ कि उसकी आवाज़ भीगी हुई है, अलबत्ता सन ग्लासेस के बायस वो उसकी आंखें नहीं देख सकती थी। मैं उसे नहीं कह सकती क्योंकि वो नहीं बोलता। ज़ियाद सुल्तान चंद लम्हे उसे देखे गया, फिर सीधा खड़ा हो गया, चंद कदम पीछे हुआ, फिर अब्दुल मालिक फरीद को देखा। आप लोग एक फैमिली की तरह रहें, मुझे कोई एतराज़ नहीं,
میرا اس بچے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں اس کی زندگی میں دوبارہ آنا چاہتا ہوں۔ ایک بوجھ سا تھا جو کشمالہ کے کندھوں سے اترنے لگا۔ اس نے بے اختیار مالک صاحب کو دیکھا جو گردن اٹھائے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھ رہے تھے۔ اگر تمہیں دوبارہ بچے سے ملنا ہوگا تو اس کے لیے سیدھا راستہ اپناؤ گے۔ اگر تم نے ٹیڑھے راستوں سے آنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا صرف تم نہیں ہو جسے آگ اور بارود کے کھیل آتے ہیں۔ زیاد نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا نا، میں اس بچے سے دوبارہ نہیں ملنا چاہتا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ یاد رکھنا کہ تم میری نظر میں ہو۔ تمہارا ایک غلط قدم تمہاری زندگی ختم کر دے گا۔ میری بات مت بھولنا۔ میں مر گیا تب بھی میری روح تم پہ نظر رکھے گی، زیاد سلطان، وہ اسی بھوری اور اونچی آواز میں کہہ رہے تھے۔ زیاد نے باری باری ان دونوں کو دیکھا۔ اسپاٹ چہرے والی لڑکی جس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی، اور ویل چیئر پہ بیٹھا بوڑھا آدمی۔ پھر ایک نظر اس کے پیچھے کھڑے نوجوان پہ ڈالی۔ بچے کو دوبارہ دیکھنے کی جیسے اس میں ہمت نہیں تھی۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا اور پلٹ گیا۔ وہ دور چلا گیا تو کشمالہ کے ہونٹوں سے گہری سانس نکلی۔ بہت سا دھواں بھی ٹھنڈی فضا میں غائب ہو گیا۔ وہ بے اختیار مالک فرید کی طرف مڑی۔ تھینک یو سو مچ۔ آنسو اس کی آنکھوں سے پھسلنے لگے تھے۔ امید ہے وہ مجھے اب تنگ نہیں کرے گا۔ عبد المالک فرید نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے، پھر بند کر دیے، پھر سر کو اس بات میں ہلایا۔ امید ہے۔ پھر عمار کو اشارہ کیا۔ وہ کال پہ کسی کو بلانے لگا جو مالا کو گھر چھوڑنے جا رہے تھے۔ جب وہ اور بدر وہاں سے چلے گئے تو عمار واپس ان تک آیا، ویل چیئر پیچھے سے تھامی اور اسے آگے دھکیلنے لگا۔ ان کا رخ ہسپتال کی عمارت کے اندرونی حصے کی جانب تھا۔ کیا وہ واقعی اب اپنے بچے سے دستبردار ہو جائے گا؟ نہیں، وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ وہ وہی کرے گا جو اس نے کرنا تھا، لیکن میں مالا کی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا۔ عمار نے چونک کے اسے دیکھا۔ پھر آپ نے اسے یہ کیوں کہا کہ آپ کو امید ہے وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا؟ عبد المالک فرید نے گہری سانس لی۔ اس سانس میں آزردگی بھی اور یاسیت بھی۔ کیونکہ وہ برسوں بعد خوش ہوئی ہے، میں اس کی خوشی خراب نہیں کرنا چاہتا۔ پھر گردن کندھے تک لے کر گئے۔ عمار، اس آدمی پہ نظر رکھنا، یہ ماہر کو نقصان پہنچائے بغیر اس شہر سے نہیں جائے گا۔ عمار نے سر اس بات میں ہلایا۔ اس نے وہ ہوٹل چھوڑ دیا ہے، لیکن میں اسے ڈھونڈ لوں گا۔ وہ ویل چیئر دھکیلتا اندر لے کر جا رہا تھا۔ دور اندر پہلی دفعہ عمار کو اس روز ماہر کو اس معاملے کا حصہ بنانے پہ افسوس ہوا تھا۔ یہ آدمی جس کو آج اس نے دیکھا تھا، اس کو اس روز انہیں ختم کر دینا چاہیے تھا۔ فرید لار میں اس صبح چہل پہل سی تھی۔ بظاہر کچھ نہیں بدلا تھا۔ فیضی خانم کچن میں اپنے کام نپٹا رہی تھی۔ حلال لیونگ روم میں بیٹھی ٹیپسٹری کے تانے بانے بن رہی تھی۔ بدر اندر کمرے میں سو رہا تھا اور کچن کاؤنٹر کے اسٹول پر شبنم بیٹھی تھی۔ بظاہر کچھ بھی نہیں بدلا تھا، لیکن اس گھر کے تمام مکینوں کے چہروں پہ رونق، جوش اور ایکسائٹمنٹ تھی۔ فیضی خانم بار بار امڑ کے آتی، مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کرتی، پھر ہر تھوڑی دیر بعد شبنم کے قریب جا کے زور سے آ بھرتی۔ اتنا انتظار کیا میں نے اس دن کا کہ جب ماہر بے کو اپنی خوشی ملے گی۔ میز پر بہت سے کارڈز اور ریبن پھیلائے بیٹھی شبنم نے مسکرا کے چہرہ اٹھایا۔ جوڑے کے ساتھ اینک لگائے اس کا چہرہ بھی ویسا ہی کھلا ہوا تھا۔ ہم نے بھی اس دن کا بہت انتظار کیا ہے فیضی خانم، جب ماہر بے ایک دن کے لیے رپورٹ نہیں ہوں گے۔ بالکونی کے دروازے کے ساتھ کھڑا عمار فون پہ بات کر رہا تھا۔ فون رکھ کے ان کی طرف آیا، اسی سنجیدگی سے شبنم کو دیکھا۔ ماہر بے نے کہا تھا کہ وینیو کے تمام انتظامات آپ کریں گے۔ شبنم نے بنا پلک جھپکائے اسے دیکھتے ہوئے سر اوپر نیچے ہلایا۔ عمار اب اسی سنجیدگی سے اپنے آئی پیڈ کی سکرین پہ اسے کچھ دکھا رہا تھا۔ گیسٹ لسٹ، ایک چھوٹا سا ایونٹ، پھولوں کا ڈیکور، سیکیورٹی کے انتظامات۔ شبنم گال پہ ہاتھ رکھے اس کو دیکھتے ہوئے پلکیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد جھپکاتی تھی۔ چند لمحے گزرے۔ عمار نے اسی مشینی انداز میں اپنی بات کا خلاصہ بیان کیا اور پھر خدا حافظ کہہ کے راہداری کی طرف بڑھا۔ راستے میں وہ رکا کیونکہ بیئر بال فرید اسی پل اپنے کمرے سے باہر آتا دکھائی دیا تھا۔ ٹراؤزرز پہ ڈھیلا ڈھالا سویٹر پہنے اس نے ایک نظر عمار کو دیکھا، سر کے اس بات سے اس کے سلام کا جواب دیا اور آگے آیا۔ گھنگریالے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے ریبن بینڈ ان میں باندھا، ایک نظر شبنم پہ ڈالی اور پھر دھپ سے کرسی کھینچ کے ساتھ بیٹھا۔ سوالیہ نگاہوں سے میز پر رکھے سیمپلز کو دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ شبنم گردن موڑ کے عمار کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔
चौंक के उसकी तरफ मुड़ी, फिर मुस्कुराई, पलकें 2-3 दफ़ा झपकाई। हमारे बॉस की शादी हो रही है और हमारा काम है इसको परफेक्ट फेरी टेल वेडिंग बनाना। बियरबॉल के चेहरे के ज़ाविये बिगड़े। मैं सर झटका। फेरी टेल वगैरह कुछ नहीं होता। देखना हनीमून पीरियड्स गुजरेगा तो ये दोनों भी लड़ रहे होंगे। शबनम ने बहुत मुश्किल से होंठों पे आई मुस्कुराहट रोकी। तुम्हारी जेलसी अभी तक ख़त्म नहीं हुई? बियरबॉल ने जवाब में एक नज़र उसे घूरा और फिर फैज़ी खानम को अपना नाश्ता कहने लगा। अच्छा सुनो, मुझे माहिर बे के लिए सूट मुंतखब करना है। शबनम ने चंद कपड़ों के सैंपल उसकी तरफ धकेले। वो इतने मसरूफ़ हैं कुरमजी इमारत में कि उन्होंने हर चीज़ मेरे ऊपर छोड़ दी है। सूट, रुमाल का रंग, शर्ट, टाई सब मुझे ही चूज़ करना है। वो डार्क ग्रे पहनेगा। शबनम और बियरबॉल ने चौंक के उसकी तरफ देखा। स्टॉल पर बैठी हलाल उनकी जानिब पुश्त थी और झुक के वो धागों की गिरा लगा रही थी। वो डार्क ग्रे पहनेगा और माला सफ़ेद पहनेगी। माला के फूलों का रंग जामनी होगा, जामनी सफ़ेद और सब्ज़ पत्ते, और माहिर के हाथों में भी फूल होंगे सफ़ेद रंग के। वो दोनों खुश होंगे और मैं पिस्ता कलर पहनूंगी। वो आंखें सामने खला में जमाए धागों को उंगलियों पर लपेटती कह रही थी। शबनम ठोड़ी पे हाथ रखे सहरज़दा सी उसे देख रही थी। हलाल की बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। और फिर हम सब साथ रहेंगे, मैं और बदर एक साथ बड़े होंगे। वो यूं कह रही थी जैसे कोई फिल्म सी उसके सामने चल रही हो। फैज़ी खानम ने कॉफ़ी बियरबॉल के सामने रखी तो थप की आवाज़ पे वो दोनों चौंके। बियरबॉल गर्दन मोड़ के तनकीदी नज़रों से उसे देख रहा था। और वो माला का सीरियल किलर शोहर, वो होने देगा ये सफ़ेद और जामनी फूलों वाली शादी? मुंह बिगाड़ के वो बोला था। हलाल ने कंधे उचकाए। पता नहीं, अंधेरा है उसके सामने। वो इस शहर से बहुत जल्द चला जाएगा। साथ ही हलाल ने जैसे झरझरी सी ली। बियरबॉल ने खुफकी से उसे देखा। ये तुम्हारा मोजो मेरी दफ़ा काम क्यों नहीं आया जो मैं उस चुड़ैल के साथ फंस गया था? हलाल ने बेबसी से शाने उचकाए। अभी तक उसकी उनकी तरफ पुश्त थी। मुझे नहीं पता ये कैसे काम करता है बियरबॉल भाई, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। जो समझ आता है वो कह देती हूँ, जो समझ आता है वो कह देती हूँ। बियरबॉल ने नकल उतारते हुए चेहरा वापस मोड़ा तो शबनम आंखें छोटी करके उसे देख रही थी। क्या है? शबनम कदरे आगे को हुई। उसकी आंखों में चमक सी थी। ये मालिक साहिब का सेक्रेटरी उमार, देख रहा हूँ। बहुत नज़र रखने लगी हो तुम उस पर। सिंगल है उमार? बियरबॉल ने कॉफ़ी का घूंट भर के ज़ोर से उसे मेज़ पर रखा। ना सिर्फ सिंगल है बल्कि अपने सिंगल हाथों से बंदों को कच्चा चबा भी जाता है। शबनम बदमज़ा सी हो के पीछे हुई। मैं संजीदा हूँ, तुम्हारी दाल उमार के साथ नहीं गलेगी। वो मालिक का सिर्फ दायां हाथ नहीं है बल्कि उसके सारे ज़ेरे ज़मीन कामों की निगरानी भी करता है। बेहतर है तुम इससे दूर रहो और अपने जैसा कोई नर्ड ढूंढो। शबनम के चेहरे पर बहुत सी नाराज़गी उतरी। ठक ठक करके सारे सैंपल्स इकट्ठे किए और उन्हें थैले में डालने लगी। तुम सुजैन के साथ इसलिए फंसे थे क्योंकि तुम्हें औरतों की पहचान ही नहीं है। अब हो चुकी है, बहुत शुक्रिया। वो उसी जले कटे अंदाज में बोला और कॉफ़ी के बड़े बड़े घूंट भरने लगा। इससे पहले कि शबनम कुछ कहती, उमार तुम्हारे लिए नहीं है शबनम। शबनम का एक लम्हे के लिए सांस रुक गया। चौंक के उसे देखा। वह अब दांतों से एक धागे की गांठ लगा रही थी। बियरबॉल भाई ठीक कह रहा है, वो और तरह का आदमी है। तुम उसके साथ कभी खुश नहीं रहोगी और अभी तुम किसी के भी साथ खुश नहीं रहोगी क्योंकि तुम बहुत जल्दी मर्दों के साथ ऑब्सेस्ड हो जाती हो। फिर उनके हर अमल के बारे में बहुत दफ़ा सोचती रहती हो, हर बात को ओवर एनालाइज करती हो। अभी कुछ अरसा के लिए उनसे दूर रहो, 5-6 साल तक इंतज़ार करो, फिर तुम्हारे रास्ते किसी से टकराएंगे, वो होगा तुम्हारे लिए। हलाल एक लम्हे के लिए रुकी, फिर गहरी सांस ली। शायद शबनम जो बिल्कुल मशहूर सी होकर सुन रही थी, दोनों आबरू उठाए। शायद इसलिए क्योंकि मैं खुदा नहीं हूँ, कोई भी मुस्तकबिल नहीं जानता। मुझे जो बताया जाता है बस वही बता देती हूँ। शबनम जैसे दिल मसबस का रह गई। फिर बेख्तियार बियरबॉल को देखा जो पहली दफ़ा मुस्कुरा रहा था। यानी अगले 5-6 साल तक तुम अकेली ही रहोगी? हा। सुजैन से तलाक के बाद वो पहली दफ़ा खुल के हंसा था। शबनम के माथे पर बल पड़े। गुस्से से अपनी चीज़ें समेटी, अपना स्टैनली कप उठाया, सटरा होंठों में डाल के 2 घूंट भरे और इस दौरान वो गुस्से से बियरबॉल को घूरती रही। मिल जाएगा मुझे भी कोई। बियरबॉल इसी तरह हंसता जा रहा था। 5-6 साल? हा।
शबनम का चेहरा सुर्ख हो चुका था। उसे घूरते हुए वो फैजी खानम को आखिरी हदायत दे के राहदारी की तरफ भाग गई। बियर बोल अब टोस्ट पर पेंट बटर लगा रहा था। फैजी खानम ने रुक के पहले उसे देखा, फिर पेंट बटर की मोटी तह को, फिर वापस बियर बोल को। वो उनकी निगाहों को देख के कंधे उचका के रह गया। फिर क्या करूं? तलाक हुई है मेरी, कुछ दिन तो कार्ब्स खाऊंगा ना। बेपरवाही से दांत टोस्ट में गाड़े फैजी खानम गहरी सांस लेकर रह गई। अगर माहिर फरीद ने उसको ये सब खाते देखा होता तो अगले ही लम्हे उसे आग कर देता। लेकिन हम यहाँ नहीं रहेंगे। हलाल की बुड़बुड़ाहट जारी थी। बियर बोल ने बेजारी से मुस्तकबिल का खबरनामा सुनने की कोशिश की। वो ये घर नहीं होगा जहाँ माला, मैं, भाई और बदर रहेंगे। वो कोई और घर होगा। इस घर में जामनी बोगनवेलिया के फूल होंगे और बागीचे में एक बेंच रखा होगा। उसके साथ मरमरी बतखें बनी होंगी और एक पत्थर का खरगोश। वो बोलती जा रही थी और बियर बोल बेतौजी से टोस्ट की बाइट लेता जा रहा था। दफ्तन किसी एहसास के तहत ठहरा, जगह से उठा और हलाल के पीछे आ खड़ा हुआ। लुकमा चबाते हुए गौर से उस टैपिस्ट्री को देखा। ये घंटी, ये क्या बना रही हो लाली? पता नहीं, उसने शाने उचकाए। वो गौर से इस घंटी को देख रहा था। टैपिस्ट्री उल्टी थी, लेकिन वो घंटी को उल्टे होने के बावजूद भी पहचान सकता था। एक सीन है मुझे नजर आता है बार बार, वही बना रही हूँ। वो अब धागों को टटोलती हुई टांका लगा रही थी। ये तो माला की घंटी, श्श, इसको नहीं दिखानी ये, वो एकदम बोली तो बियर बोल ने ताज्जुब से उसे देखा। क्यों? पता नहीं, बस इसको नहीं देखना चाहिए, उसे दुख होगा। बियर बोल चंद लम्हे उलझन से उसे देखे गया, जो वापस अपने धागों में मसरूफ हो गई थी। फिर कंधे उचका के उफ तुम्हारा मोजो कहता तो उसकी बाइट लेता आगे बढ़ गया। स्ट्रीट के कोने वाला घर आज भी इसी तरह था। उर्दल ने स्याकार सफेद बार के बाहर रोकी तो माला बाहर निकली। ताजुब से पहले इस घर को देखा जिसके बागीचे में जामनी बोगनवेलिया का दरख्त था, फिर उर्दल को जिसने मुस्कुरा के सर को खाम दिया था। माहिर बे ने यही बुलाया है आपको। माला ने नरम मुस्कुराहट के साथ उसको शुक्रिया कहा, फिर कंधे पर बैग का स्ट्रिप दुरुस्त करती कदम कदम आगे बढ़ने लगी। उसके बूट्स की हील्स सड़क पर ठक ठक बजने लगी थी। फिर आगे घास शुरू हो गई। बागीचे के गिर्द सफ़ेद लकड़ी की बाड़ थी, छोटा दरवाज़ा जो उसकी टांगों तक आता था। उसने हाथ से आगे धकेला और अंदर दाखिल हुई। वो एक खूबसूरत घर था, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। बागीचे में एक दरख्त था जो दोनों इतराफ में फैला हुआ था। सब्ज़ पत्तों के दरमियान जामनी फूल जो इस्तंबुल के उस सुरमई मौसम में भी अपने रंग बखेर रहे थे। दरख्त के नीचे एक बेंच रखा था, साथ घास के किनारे मरमरी बत्तखों की शक्लों के गमले थे। मुकाबिल समत में कुछ गमले सफ़ेद खरगोशों की सूरत में बने हुए थे और हर एक में सरसब्ज पौधे लगे थे। इस घर में मौजूद हर पौधा और दरख्त सदा बहार था। बाहर फैले मौसम और सर्दी की शिद्दत का जैसे उस पर कोई असर नहीं हुआ था। वो अभी तक दाखिली रविश पे खड़ी थी, ताज्जुब से दाएं बाएं देख रही थी जब अंदरूनी दरवाज़ा खुला और वो दिखाई दिया। माला को देख के उसके कदम वहीं रुक गए। सफ़ेद बार के साथ खड़ी लड़की जिसने कैमल रंग का लंबा कोट पहन रखा था, सर पर टोपी थी जिसके ऊपर बनी फर की बाल पीछे को लटक रही थी। शायद वो आज भी जल्दी में बदर की टोपी पहन आई थी। बाल कंधों तक गिर रहे थे और सब्ज़ आंखें खुशगवार हैरत से दाएं बाएं देख रही थी। तब ही उसकी निगाह माहिर पर पड़ी। वो मुस्कुरा दी और भूरे बूट्स से चलती रविश पे आगे बढ़ने लगी। वो मौसम की शिद्दत के बावजूद कोट नहीं पहने हुए था, बल्कि एक ग्रे ऊनी स्वेटर पहने हुए था जिसके आस्तीन पीछे चढ़े थे। उसे देख के मुस्कुरा के बागीचे की तरफ इशारा किया। ये किसका घर है? वो बोगनवेलिया के दरख्त तले बेंच पर बैठ गई, बैग उतार के गोद में रख लिया। भूरे बूट्स की हील्स सब्ज़ घास में पैवस्त हो गई। मुझे माही की कॉल आई थी। माहिर ने जैसे उसकी बात सुनी नहीं थी। वो बेंच के दूसरे किनारे पर बैठा, ऐसे के रुख उसकी जानिब था। उसे बेख्तियार अगवा की पहाड़ी के वो पत्थर याद आए। क्या कह रही थी? माला ने गौर से मुस्कुराहट दबाए उसे देखा। माहिर ने झरझरी ली। धमकी दे रही थी मुझे। माला बेख्तियार हंस दी, गर्दन पीछे फेंक के। वो चंद लम्हे उसे हंसते हुए देखता रहा। किस किस्म की धमकी? वो जैसे बहुत महफूज हुई थी। यही कि अगर मैंने तुम्हें छोड़ा तो वो 7 बरआज़मों तक मेरा पीछा करेगी, चुड़ैल ना हो तो। माला हंसती जा रही थी और वो मुस्कुरा कर उसे देखे गया। शायद ये बात हंसने वाली नहीं थी, या शायद वो बिलाखिर खुल के हंसना चाहती थी।
तुम्हें लगता है वो 7 बड़े आज़मों तक आएगी तुम्हारे पीछे? पहले ही एयरपोर्ट पे फंसी बैठी होगी। उसने हूँ में सर झटका था और वो फिर से हंस दी। मेरा ख्याल था माही तुम्हें पसंद करती है। वो अब उंगली की नोक से आँख के किनारे साफ कर रही थी जो हंसने के बाइस भीग गए थे। कुछ दिन पहले तक मेरा भी यही ख्याल था। इस दफ़ा वो हंसी, लेकिन आहिस्ता से, जैसे हंसते हंसते थक गई हो। वो कह रहा था, लेकिन वो तुम्हारे मामले में बहुत हसास है और उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि मैं कमिटमेंट पूरी कर सकता हूँ। इसलिए उसे बहुत मुश्किल से यकीन दिलाया है कि मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। क्या उसे यकीन आ गया? माहिर ने सर दाएं बाएं हिलाया। मेरा नहीं ख्याल, मैं उसे सिर्फ बातों से यकीन दिला सकता हूँ। चंद लम्हे खामोशी से गुजर गए। वो मुस्कुराती भीगी सबज आंखों से उसे देखे गई, फिर आबरू से घर की तरफ इशारा किया। हम यहाँ क्यों मिल रहे हैं? माहिर ने गर्दन उठा के बोगनवेलिया के दरख्त को देखा। क्योंकि ये हमारा खैमा है। वो चंद लम्हे के लिए कुछ बोल ना सकी। हमारा खैमा? आंखों में खुशगवार हैरत और बेयकीनी उतरी। जब मैंने ये घर देखा था तो मैं जान गया था कि मुझे ऐसे ही घर में तुम्हारे साथ ज़िंदगी शुरू करनी है। ऐसा घर जिसमें वो दरख्त हों जो तुम्हारी माँ अपने घर में लगाया करती थी। माला की उंगली अभी भी हैरत से सीने पे जमी थी। हमारा खैमा? इस बात पे चौंक के सर उठाया, दाएं बाएं देखा। सदा बहार दरख्त, सदा बहार पौधे, ये उसकी माँ के आंगन जैसा आंगन था। उसकी आंखें फिर से भीगने लगी, लेकिन इस दफ़ा उनकी वजह हंसी नहीं थी। तुम्हें याद था? एक लम्हे के लिए उसकी सारी ज़िंदगी किसी फिल्म की तरह सामने चली थी और उस फिल्म का पहला बाब कैफ था। मैं कभी भूला ही नहीं था। उसने गर्दन ऊंची उठाई और एक कमरे की जानिब इशारा किया जिसकी शीशे की खिड़की थी। यहाँ तुम्हारा स्टूडियो होगा। माला ने गर्दन मोड़ के उस कमरे को नहीं देखा, वो बस उसे देख रही थी। और फ्रीदलार? वहाँ बियर बोल रहेगा। वो दोनों अपार्टमेंट्स उसी के होंगे, या जैसे उसकी मर्जी। उसने कंधे उचकाए। माही को लगता था कि वो उसे छोड़ के चला जाएगा, हालांकि वो तो एक फैमिली बनाने के बारे में सोच रहा था। माला, माहिर, हलाल और बदर। आंसू उसके गाल पर खुद ब खुद लुढ़क गया। अलबत्ता वो मुस्कुरा रही थी। यानी ये हमारा खैमा है? माहिर ने इस बात में सर हिलाया। पेपर्स में ये तुम्हारा होगा। माला के आंसू रुक गए। आबरू ताज्जुब से इकट्ठे हुए। क्या मतलब? फिर एकदम समझ आने पे तेजी से कुछ बोलने लगी, लेकिन माहिर ने हाथ उठा के उसे खामोश करा दिया। पहले मेरी बात सुनो। माही की कॉल से मुझे एहसास हुआ कि कुछ चीज़ें तय होनी चाहिए। माला के आबरू खुफगी से इकट्ठे हो चुके थे। पेशानी पे बाल थे जो टोपी के बायस छुप गए थे। अलबत्ता वो खुद को कुछ कहने से रोके हुए था। नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि माही के प्रेशर में मैंने ये फैसला लिया है, लेकिन मैं एक फैमिली मैन हूँ माला, और अगर मैंने अपनी फैमिली बनानी है तो मुझे इस फैमिली को कुछ सिक्योरिटी देनी होगी। पैसा और जायदाद सिक्योरिटी नहीं होता माहिर, सिक्योरिटी नहीं होता, लेकिन ये एक कोशिश होती है जो एक मर्द अपनी फैमिली के लिए कर सकता है। मैंने अपनी कंपनी के शेयर्स, ये घर और कुछ चीज़ें तुम्हारे नाम मुंतकिल की हैं। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन उसने जैसे थूक निकला, गर्दन में गिल्टी सी उभर के मासूम हुई। लेकिन अगर किसी सूरत में हम अलग हो गए, ऐसी सूरत जिस पे मेरा कोई कंट्रोल ना हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें माली तहफ़्फ़ुज़ देकर जाऊँ। किसी चीज़ ने ज़ोर से कशमाला मुबीन के दिल को मुट्ठी में लेकर भींच दिया था जैसे। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? उसकी रंगत सफ़ेद पड़ने लगी थी। मैं हकीकत पसंदाना बात कर रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से तुमसे ये वादा कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें कभी बीच रास्ते के नहीं छोड़ूंगा, अपनी कमिटमेंट नहीं तोड़ूंगा। लेकिन ज़िंदगी ज़िंदगी है। कुछ चीज़ें इंसान के लिए लिखी होती हैं, मकतूब। अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं नहीं चाहता कि तुम और बदर इन चीज़ों की वजह से मुश्किल में रहो जो मेरे एक दस्तखत से तुम्हारी हो सकती थी। माला ने बेख्तियार होंठ दांतों से काटा। उसकी आंखें फिर से भरने लगी थी। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी मुश्किल बना दी है माहिर। मेरी वजह से तुम खतरे में हो। वो जख्मी सा मुस्कुराया और नफ़ी में सर हिलाया। कोई किसी की वजह से खतरे में नहीं होता माला। जैसे कोई किसी को बचा नहीं सकता, वैसे ही कोई किसी को मार भी नहीं सकता। सब लिखा हुआ होता है। ये सिर्फ एक इंश्योरेंस है मेरी अपनी तसल्ली के लिए। माला ने गीली सांस नाक से अंदर खींची और सर इस बात में हिला दिया। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मुझे थी। जैसे तुम्हें बदर के गार्डियनशिप की इंश्योरेंस चाहिए थी, वैसे ही मुझे अपनी फैमिली के लिए एक इंश्योरेंस चाहिए। तुम्हें बस कुछ पेपर्स साइन करने होंगे कल ऑफिस में। माला ने मुट्ठी की पुश्त से आंखें रगड़ी और सर इस बात में हिला दिया। फिर गर्दन मोड़ के उस बगीचे को देखा जिस पे मौसम का कोई असर नहीं हुआ था।
उस रोज़ कंस्ट्रक्शन साइट पे मैं तुम्हें प्रपोज नहीं करना चाहता था। उसने सुना माहिर कह रहा था। एक लम्हे के लिए माहिर की सारी दिल को उदास कर देने वाली बातें भुला के वो मुस्कुरा दी। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत पुश किया। माहिर ने मुस्कुरा के नफ़ी में सर हिलाया। गलती मेरी है, मुझे पहले से कुछ अरेंज करना चाहिए था। इट्स ओके माहिर, हम ना इस उम्र में हैं ना स्टेज में जब फूलों और अंगूठियों की अहमियत हो। हमें इंटेंशंस चाहिए होती हैं, जानता हूँ, लेकिन मुझे अंगूठी लेनी चाहिए थी जो कि मैंने ले ली है। इससे पहले कि वो कुछ कहता, माला ने हाथ उठा के उसे रोका। वो अंगूठी तुम मुझे हमारे इवेंट पे दोगे, अभी नहीं, क्योंकि हमारे कल्चर में अंगूठी उसी रोज़ पहनाई जाती है। तुम्हें अफसोस नहीं होगा कि मैं वो सब कुछ नहीं कर सका? फेरी टेल, प्रपोजल, अंगूठी, फूल, हम एक खैमा साथ लगाने जा रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है मुझे ऐसी चीज़ों की परवाह होगी? वो खुल के मुस्कुरा रही थी। आंसू भी चेहरे पर लुढ़क रहे थे। सर्दी से उसकी नाक और गाल सुर्ख पड़ रहे थे और उस लम्हे जामनी फूलों तले रखे हुए भूरे बेंच पर बैठे माहिर फरीद को लगा कि उसे कुछ भी परफेक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। हर चीज़ वैसे ही हो रही थी जैसे होनी चाहिए थी। मकतूब। उनसे कई मील दूर ज़रीना फरीद एक नेल सैलून पर बैठी थी। एक हाथ मैनिक्योर आर्टिस्ट के हाथों में था जिसका वो नरमी से मसाज कर रही थी। उसके बालों में रूलर्स लगे थे और वो दूसरे हाथ से मोबाइल की स्क्रीन स्क्रॉल कर रही थी जब एक गैर शनासा नंबर जलने बुझने लगा। ज़ारा के होंठों पे मुस्कुराहट दार आई। उसने बेइख्तियार फ़ोन कान से लगाया। तुमने कहा था कि तुम माला को माहिर से दूर रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। ज़िया सुल्तान की आवाज़ उसकी समात में गूंजी तो ज़ारा के चेहरे पर मुस्कुराहट दार आई। तुम्हें क्या चाहिए? बस एक छोटा सा काम, वो कह रहा था और ज़ारा गौर से सुन रही थी। इतनी सी बात थी, वो ये बाआसानी कर सकती थी। उन दोनों अपार्टमेंट्स की बालकोनियां रात के उस पहर खामोश पड़ी थी। नीचे बहते पानी के किनारे बंदी कश्तियों में से उठती मौसीकी की मदम बाज गुश्त बालकोनी से टुकरा के फिजा में गुम हो जाती थी। आसमान स्याह और धुंधला था। ऐसे में रेलिंग के दहाने खड़ी माला गरम मग को दोनों हाथों में पकड़े खड़ी थी। कंबल नुमा शाल लपेटे, टोपी सर पे थी। घूंट भर के मग नीचे करती तो होंठों से धुआं सा निकल के आसमान के धुंधलेपन में शामिल हो जाता। दफ्तन आहट हुई तो उसने आहिस्ता से चेहरा मोड़ा। जानती थी कौन होगा। वो अपनी बालकनी से निकलता दिखाई दे रहा था। उसने जैकेट और सर पर टोपी पहन रखी थी जिससे कान ढके हुए थे। नाक चंद सेकंड्स में ही सर्दी से सुर्ख पड़ने लगी थी। अपनी रेलिंग के दहाने वो रुका और मुस्कुरा के उसे देखा। मुस्कुराने से गाल में गड़ा सा बनता था जिससे वो बरसों से शनासा थी। तुम्हारी बालकनी की रोशनी देखी तो सोचा पूछ लूं कि अभी तक क्यों जाग रही हो। माला ने कमर रेलिंग की तरफ मोड़ दी। यूं के रुख माहिर के सामने था। फिर आबरू से दहाने की तरफ इशारा किया। माहिर की निगाह उस तरफ उठी। ये तुम लाई हो? वहाँ एक गमला रखा था जिसमें जामनी रंग का पौधा उगा था, लिवेंडर। क्या ये इस मौसम में सरवाइव कर सकेगा? उसने ताज्जुब से माला से पूछा था। उसने मुस्कुराते हुए कंधे उचका दिए। जंगली पौधा है, हर मौसम में सरवाइव कर लेगा। फिर कप होंठों के करीब किया तो उसमें से निकलता धुआं एक लम्हे के लिए बालकनी की खिड़कियों और माला के दरमियान छा गया। उसने चौंक के मग नीचे किया। वो गौर से उसे देख रहा था। क्या हुआ? कुछ नहीं, एक आइडिया आया था, बताती हूँ। फिर जैसे याद आया, तुमने शाम में टेक्स्ट किया था कि मुझे सुबह ऑफिस आना है। माहिर ने गहरी सांस ली और रुख पानी की जानिब मोड़ लिया। शायद वो ये सब कहते हुए उसका सामना नहीं करना चाहता था। बताया था ना, कुछ कागजात पर तुम्हें दस्तखत चाहिए, कुछ चीज़ें तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। वो अपनी बालकनी के बिल्कुल सिरे पे आ खड़ी हुई। गर्दन तिरछी करके गौर से उसका चेहरा देखा। मुझे तुम्हारी दौलत और असासे नहीं चाहिए। माहिर कोहनियाँ रेलिंग पर रखे झुका। अब वो नीचे लंगर अंदाज कश्तियों को देख रहा था जो होले होले से पानी में दाएं बाएं झूल रही थी। सिर्फ एक इंश्योरेंस है माला, अगर मैं ना रहा तो कम अज कम तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए। अगर तुम नहीं रहे तो, उसकी आवाज़ गीली हो गई, तो इन चीज़ों का क्या फ़ायदा होगा? नुकसान भी नहीं होगा। वो उसे नहीं देख रहा था, नीचे देख रहा था। हमने ज़ियाद से बात की थी, मैंने, मालिक साहिब ने। वो चला जाएगा इस शहर से, वो कुछ नहीं करेगा।
وہ اس سے زیادہ جیسے خود کو تسلی دے رہی تھی۔ ماہر کے ہونٹوں پہ تلخ سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ کوہنیاں ریلنگ سے ہٹا کے سیدھا ہوا اور اس کا چہرہ دیکھا۔ دونوں کے درمیان چند فٹ کا خلا تھا۔ یقیناً مالک صاحب اسے بتا چکے تھے۔ میں زیاد سلطان سے نہیں ڈرتا، اس نے جو کرنا ہے کر لے، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا۔ ہم نے بہت برس اپنی انا اور غلط فہمیوں میں ضائع کیے ہیں، میں اب مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ کیا تمہیں پچھتاوا ہے؟ کس چیز کا؟ وہ رکا اور پھر ہونٹوں پر اداس مسکراہٹ ابھری۔ کس چیز کا؟ وہ بھی اسی اداسی سے مسکرا دی۔ لاہور میں مجھے چھوڑ کے آنے کا، مجھے اپنی حقیقت خود نہ بتانے کا، زیاد کو میرے سامنے ایکسپوز نہ کرنے کا، ہمیشہ آدھا سچ بولنے کا۔ ماہر نے ہلکے سے شانے اچکا دیے۔ ہے افسوس، پچھتاوا بھی، اسی لیے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کاش ہم مختلف حالات میں ملے ہوتے۔ پھر جیسے کچھ سوچ کے وہ چونکا۔ کیا تمہیں کوئی پچھتاوا ہے؟ کشمالہ مبین نے بالکونی کے دروازے کو دیکھا، پھر ہاتھ میں پکڑے مگ کو جس سے دھواں اٹھ کے اوپر جا رہا تھا اور شیشے کی کھڑکیوں کو لمحے بھر کے لیے دھندلا کر دیتا تھا۔ پھر اس نے ننھے گملے کو دیکھا جس میں لیوانڈر کا تنہا پودا اگا تھا۔ پھر اس نے ماہر کو دیکھا، پھر اس کے اوپر دھندلے آسمان کو جہاں اکا دکا تارے چمک رہے تھے۔ پھر اس نے نیچے پرسکون بہتے پانی کو دیکھا اور اس کے کنارے پہ لرزتی کشتیوں کو، ان کے رنگ برنگے کمکموں کو، اور اس میں بیٹھے کپتان اور اس کے ساتھیوں کے کیووں کی پیالیوں کو۔ پھر اس نے کہنا شروع کیا۔ ماہر نے اسے صبح 11 بجے آفس پہنچنے کے لیے کہا تھا اور اردل کو بھیج بھی دیا۔ وہ کیب کر کے بھی آ سکتی تھی، لیکن جب سے ماہر نے فیملی میں اناؤنس کیا تھا کہ وہ دونوں شادی کر رہے ہیں، اس کا رویہ تھوڑا سا بدل گیا تھا۔ وہ ہر جگہ اس کے لیے ڈرائیور بھیجتا تھا، کبھی کسی ملازم کو ساتھ کر دیا، کبھی کسی کو مدد کے لیے بھیج دیا۔ مالا کو اپنے سارے کام خود کرنے کی عادت تھی، لیکن زندگی میں پہلی دفعہ کسی مرد کی مدد لیتے ہوئے برا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے ان چیزوں کی عادت ڈالنی پڑے گی، لیکن عادت ڈالنا ناپسندیدہ نہیں رہا تھا۔ اردل البتہ سارا راستہ زیر لب مسکراتا آیا تھا، گو کہ اس نے میرر یوں اونچا کر رکھا تھا کہ وہ مالا کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایک بھولا بسرا ڈرائیور یاد آیا تھا، لیکن وہ اس کا نیم سرخ دیکھ سکتی تھی۔ اس کو دیکھتے ہوئے پہلے جہاں اردل اس کی خوش اخلاقی کے باعث صرف مسکراتا تھا، اب اس کی مسکراہٹ ایک کان سے دوسرے کان تک پھیلی ہوئی تھی۔ بات بات پہ پوچھتا اس کو کچھ چاہیے تو نہیں۔ وہ جانتی تھی وہ اسے دل میں زارا سے کمپیئر کرتا ہے، اور اس موازنے میں وہ اردل کی نگاہوں میں زارا سے جیت چکی تھی۔ وہ کیف کی عمارت میں داخل ہوئی تو سورج بادلوں کے پیچھے تھا۔ اس نے لابی میں آتے ہی ٹوپی اتار دی، بال قدرے چارج ہو گئے تھے، انگلیوں سے انہیں سیدھا کیا، کیمل کوٹ اور بوٹس پہنے وہ ریسیپشن تک آئی تو وہاں موجود لڑکی تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں آپ کو اوپر تک چھوڑ کے آتی ہوں۔ مالا نے صرف اس سے کارڈ ایکسیس مانگی تھی، لیکن وہ سٹول سے اتری اور بھاگ کے اس کے لیے لفٹ کھولی۔ اسے بے اختیار اس بلڈنگ میں 3 مہینے پہلے اپنا پہلا دن یاد آیا تھا، جب اسے کئی گھنٹے بٹھایا گیا تھا۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی مسکرا کے اس ریسیپشنسٹ کو لفٹ کے بٹن دباتے، کارڈ ٹیپ کرتے اور تمام ہدایات دیتے ہوئے سنتی رہی۔ یقیناً شبنم کی اس لڑکی سے دوستی ہو گئی اور اس نے اس کو بتا دیا ہوگا، حالانکہ ماہر نے کہا تھا کہ وہ اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں کوئی خبر سٹاف کو نہیں دینا چاہتا۔ لیکن کوئی بات نہیں، مالا نے شبنم کو گوسپ کا مارجن دے دیا۔ ایک ریسیپشنسٹ ہی تو تھی، اس کو معلوم ہو بھی گیا تو کیا ہوا؟ لفٹ کے دروازے کھلے اور وہ مرکزی ہال میں داخل ہوئی تو بہت سے سر اس کی طرف اٹھے۔ ایک ایک چہرے پر اس کی نگاہ پڑی تو اس نے بہت سے رنگ وہاں اترتے دیکھے، مسکراہٹیں، مینی خیز نظریں، ایک دوسرے کی طرف جھکتے سرگوشیاں۔ چند لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، پورے جوش سے اس کو سلام کیا گیا۔ مالا کی گردن کے پیچھے کے بال کھڑے ہونے لگے، گال دہکنے لگے اور وہ چہرہ بظاہر پرسکون رکھے قدم قدم آگے بڑھتی گئی۔ شبنم اپنے ڈیسک سے فوراً سے اٹھی اور مسکرا کے سامنے آئی۔ اس کا انداز اتوار کن آنکھوں سے دکھائی دیتے بہت سے چہرے اس نے بے اختیار تھوک نگلا۔ اف، شبنم نے سب کو بتا دیا۔ ایک دم
हर तरफ से सब उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए थे। वो बज़ाहिर रस्मी मुस्कुराहट के साथ माहिर के ऑफिस के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अभी वो दरवाजे के करीब ही थी कि वो अंदर से खुल गया। शायद उसे मालूम हो गया था कि वो आ गई है। अब वो उसके सामने दरवाज़ा खोले खड़ा था, शर्ट के आस्तीन पीछे चढ़ाए, मुस्कुरा के उसको वेलकम कह रहा था। माला कुन आंखियों से हाल के कैबन्स में से निकले सर और उठी गर्दनें उस तरफ मुतवज्जा देख सकती थी। शीशे की एक दीवार में माहिर का दरवाज़ा खोले खड़ा अक्स सबको दिखाई दे रहा था। उफ, वो तेज़ी से अंदर आई। दरवाज़ा तो खोल ही सकती थी, उसको उठ के दरवाज़ा खोलने की क्या ज़रूरत थी। सब नोट्स कर रहे थे। ऑफिस में पहले से ही 2 लोग मौजूद थे। सामने कुछ कागज़ पड़े थे। वो जब तक कुर्सी पर बैठी उसका चेहरा सुर्ख और हाथ पसीने से नम हो चुके थे। फिर तवज्जो उनकी तरफ मरकूज़ की। माहिर अपनी सीट पर वापस बैठते हुए कह रहा था, हम ये कागजात ऊपर कॉन्फ्रेंस रूम में भी साइन कर सकते हैं, वहाँ ज़रा बेहतर हो जाएगा। शायद वो जगह की कमी की वजह से कह रहा था, क्योंकि मेज़ छोटी थी और उसके गिर्द रखी कुर्सियाँ उस जगह को तंग कर रही थी। नहीं, यहीं पे कर लेते हैं, वो तेज़ी से बोली। एक दफ़ा फिर उस हाल से गुजर के ऊपर जाना और इन गर्दनों और मैंने खेज नज़रों और शरारती मुस्कुराहटों को देखना, नहीं, वो यही ठीक थी। माहिर ने रिसीवर उठाते रुक के उसे देखा, फिर आबरू उठाया। आर यू श्योर? कोट पीछे रखा था और वो शर्ट टाई में मलबूस हमेशा की तरह तैयार और मसरूफ़ लग रही थी। उसने जल्दी से इस बात में सर हिला दिया। गाल अभी तक सुर्ख थे। उसका वकील अब चंद मखमली फोल्डर्स वाली फाइल्स उसके सामने रख रहा था, फिर कुछ जगहों पर उंगली से दस्तक दे के उससे दस्तखत मांग रहा था। उसने कलम उठाया तो हाथों में लर्जिश सी हुई थी। शायद वो ठंडे थे। समात बिला आखिर पूरी तरह उनकी तरफ मुतवज्जा हुई। वो कह रहा था, इस प्री नक्चुअल के मुताबिक माहिर बे को कुछ होने की सूरत में आप उनके 60% असासों की मालिक होंगी। कलम हाथ में पकड़े कशमाला ने चौंक कर उसे देखा। माहिर संजीदा चेहरा लिए हथेलियां मेज पर रखे आगे को झुका बैठा था, जैसे एक रूटीन की कार्रवाई हो। माला ने वापस वकील को देखा। कुछ होने की सूरत में? फिर से माहिर का चेहरा देखा। इंश्योरेंस और सिक्योरिटी की हद तक ये बात ठीक थी, लेकिन क्या वो किसी चीज़ की तैयारी कर रहा था? तलाक और मौत, दोनों सूरतों में ये कंपनसेशन आपको मिलेगी। उसने धीरे से कलम नीचे रख दिया। लोहे के कागज से टकराने की आवाज़ आई। तलाक? बारी बारी दोनों का चेहरा देखा। माहिर उसे ही देख रहा था। सिर्फ रूटीन की कार्रवाई है माला, हम शादी कर रहे हैं या ट्रेजेडी की तैयारी? उसे अपनी आवाज़ फंसी फंसी सी लगी। एकदम से उस ऑफिस की दीवारें करीब आ चुकी थी, इतनी करीब कि तमाम लोग धुंधले हो गए थे, या शायद वो तमाम लोग दीवारों में चुन दिए गए थे। सिर्फ वो थी, मेज़, उस पर रखा कागज़, कलम और 4 दीवारें। उसका सीना तंग होने लगा, सांस घुटने लगा। माला, माला, वो उसे पुकार रहा था। उसने एकदम फाइल पड़े धकेली, फिर खड़ी हुई। मुझे कुछ वक्त चाहिए, मैं आती हूँ। किसी से निगाह मलाए बगैर वो तेज़ी से बाहर निकले। उसने देखा कि वो उसके पीछे उठ खड़ा हुआ है, लेकिन शायद उसके वकील ने उसके हाथ को पकड़ा था, तभी वो रुक गया। अब की दफ़ा वो ऑफिस से निकली तो उसे दाएं बाएं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ना गर्दनें, ना जोश वाली सरगोशियाँ, ना शरारतें, मुस्कुराहटें। वो तेज़ी से हाल अबूर करती बगली राहदारी में भरती गई। रेस्ट रूम का दरवाज़ा खोला तो सामने आईने से ढकी दीवार से आगे 3 सिंक लगे थे। वो वस्ती सिंक के सामने आ रुकी, संगे मरमर पर दोनों हाथ रखे और गहरे गहरे सांस लेने लगी। फिर अपना अक्स देखा तो चेहरा सफ़ेद था, सुर्खी भी सारी ख़त्म हो चुकी थी। अब वहाँ सिर्फ सफ़ेदी थी। वो एक दफ़ा फिर ट्रैप्ड थी। वो अपना खैमा लगाने जा रही थी, लेकिन माहिर उस दिन का सोच रहा था जब वो खैमा उखड़ जाएगा। वो मौत और तलाक के बारे में सोच रहा था, या शायद वो तलाक को भूल गई थी, या रिश्ता तो 3 अल्फाज में किसी दिन ख़त्म हो सकता था। वो एक दफ़ा फिर उस कमरे में कैद थी जिसमें एक बुक शेल्फ रखा था। उसे ये बुक शेल्फ अपने सयात पर गिरा के घर से बाहर निकलना था। वो मैरिज मार्की के बाथरूम में खड़ी थी। उसकी गर्दन को किसी ने जोर से दबाया था। अंगूठी का नगीना उसमें पैवस्त हुआ था। वो बर्फीले कंटेनर्स के अंदर ज़मीन पर बैठी थी। सर्दी उसकी रगों में घुस रही थी और वो बर्फ़ का मुजस्मा बनने जा रही थी। वो ट्रैप्ड थी। वो किचन गार्डन की मिट्टी पर घुटनों के बल बैठी थी। उंगली के नाखूनों से ज़मीन खोदती वो उस फाख्ता को उसके अंदर डाल रही थी। फाख्ता का सांस बंद था, जैसे उसका सांस बंद था।
وہ گلاتا کے قریبی کافی شاپ کی بلائی منزل پہ بیٹھی تھی۔ انہوں نے اس ڈرائیونگ لائسنس لے لیا تھا، وہ اس کو وہاں سے جانے نہیں دے رہے تھے۔ وہ ماہر کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ایک دفعہ پھر ٹریپ ہو چکی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، وہ آواز کہیں دور سے سنائی دی تھی۔ وہ چونک کے گھومی، دائیں بائیں دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ آواز اسے کیوں سنائی دے رہی تھی؟ یا شاید کوئی تھا جو اس آواز کو اس کی طرف بھیجتا تھا۔ ظہیر کی آواز، کورس میں بہت سے لوگوں کے گنگنانے کی آواز۔ سنگ مرمر کے واش بیسن پر ہاتھ رکھے اپنے عکس کو دیکھتے کشمالہ مبین نے چند گہرے گہرے سانس لیے۔ 1 2 3۔ اسے خود کو کمپوز کرنا تھا۔ اس کا سانس اسے واپس کمپوز کرے گا، جیسے ایک بڑے مہربان نے کبھی اس کو سکھایا تھا۔ اس نے نل کھولا، پھر پانی چہرے پر ڈالا۔ مسکارا بہہ گیا۔ اسے نفاست سے صاف کیا، بالوں میں انگلیاں چلائی اور راہداری سے نکلی۔ اب کی دفعہ حال عبور کرتے ہوئے اس کی گردن بالکل سیدھی تھی۔ وہ دوبارہ جب ماہر کے آفس میں داخل ہوئی تو وہ فکر مندی سے اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مالا پھیکا سا مسکرائی۔ آر یو اوکے؟ وہ جیسے پریشان ہوا تھا۔ اس نے مسکرا کے اس بات میں سر ہلایا اور کرسی کھینچ کر واپس بیٹھی۔ سوری جینٹل مین۔ پھر فائل اپنے قریب کی۔ کہاں دستخط کرنے ہیں؟ مالا، اس نے قلم اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ماہر نے قلم پہ ہاتھ رکھ دیا۔ مالا نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اسی فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر تمہیں یہ ڈسٹرب کر رہا ہے تو ہمیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے اردو میں کہا تھا۔ وہ اسی اداسی سے مسکرائی اور نفی میں سر ہلایا۔ میں ایک ٹروماٹائزڈ عورت ہوں ماہر، اور میں مکمل طور پہ ہیل نہیں ہوئی۔ بہت سی چیزیں مجھے ڈسٹرب کریں گی اور مجھے ٹریپڈ محسوس کروائیں گی، لیکن میں اپنی عقل پہ بھروسہ کرنے کی بجائے تمہارے اوپر بھروسہ کرنا چاہتی ہوں۔ اگر تم کہہ رہے ہو یہ کیا کرنا ہے تو پھر یہ کیا کرنا ہے؟ ماہر ہلکا سا مسکرا دیا، قلم سے ہاتھ اٹھایا اور مالا نے قلم پکڑ لیا اور اسی سنجیدگی سے ان سے پوچھنے لگی، کہاں دستخط کرنے ہیں؟ اس کو بتاتے گئے اور وہ دھڑا دھڑ سائن کرتی گئی۔ دور ذہن کے کسی نہا کونے میں ظہیر کی ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کی آواز اسے سنائی دے رہی تھی۔ اس کا خیمہ ایک دفعہ اکھڑا تھا، دوبارہ خیمہ بناتے ہوئے ہر قدم پہ وہ یوں ہی منجمد ہو گئی، خوفزدہ ہو گئی۔ وہ ٹریپڈ ہو جائے گی اور شاید وہ ہمیشہ ٹریپڈ رہے گی، لیکن وہ اس ٹریپ سے نکلنے کی کوشش نہیں چھوڑے گی۔ وہ ایک کے بعد ایک کاغذات پہ سائن کرتی جا رہی تھی۔